तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात द वे टू फाइंड डिवाइन नॉलेज इज टू फाइंड अ हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूँ आपके सामने प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो जो बच्चे मुझे जानते नहीं हैं या जो बच्चे प्रयास सीरीज को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बच्चों, मेरा नाम है विकास अग्रवाल। मैं फिजिक्स टीचर हूँ। मैंने बीटेक किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर से। 2008 का मैं ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद से मैं टीचिंग इंडस्ट्री में ही हूँ। करंटली मैं वेदांतु में टॉपर डिवीजन जेई टॉपर डिवीजन का हेड हूँ। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। तो बच्चों, इस सीरीज के अंदर प्रयास सीरीज के अंदर हम ये सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि आपको पता रहे कि आप सीरीज को फॉलो करोगे तो इस सीरीज में आपको क्या देखने को मिलेगा। और अभी हम इस वाले सेशन पे चल रहे हैं। अभी मैं आपको कैलकुलस यानी कि बेसिक मैथ्स जो है वो पढ़ा रहा हूँ। और इसमें एग्जैक्टली हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। ठीक है, और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फंक्शंस, तो ये यहाँ तक की जो चीजें हैं ये मैं प्रीवियस 3 लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ। लेक्चर 1 टू लेक्चर 3 में ये सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, मे बी लेक्चर 4 तक में हुआ है। तो वट एवर, मतलब ये सारी चीजें जो है वो लेक्चर 3 या लेक्चर 4 तक में कवर्ड है। और अब मैं आज के सेशन में डिफरेंशिएशन कवर करने वाला हूँ। तो बच्चों, ये एकदम ही नया चीज है आप लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। एकदम टोटली नई चीज है। जनरली ये चीज आप 11th में जाके सीखते हो और 11th में भी आप फिजिक्स में क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने लगती है इसलिए सीखते हो। ये मैथमेटिक्स का एक कंप्लीट चैप्टर है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और मैथमेटिक्स में आप इसको बाद में पढ़ते हो, फिजिक्स में इसकी जरूरत पहले पड़ जाती है। इसीलिए हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। तो अभी एनएससीजेएफ के लिए जो हमें जिन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है उसमें भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हम सीखेंगे क्या। तो बच्चों देखो, डिफरेंशिएशन में हम दो चीजें सीखेंगे कि डिफरेंशिएट करना क्या होता है और डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब करते क्यों। मतलब इस बात को ऐसे समझते हैं कि मैं जैसे अगर तुम्हारे बचपन में चले जाए कि तुमने जैसे बचपन में जो भी सीखा था। ठीक है, जैसे बचपन में तुमने, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, तुम्हारा जो सबसे अर्लीस्ट एनकाउंटर हुआ है मैथमेटिक्स के साथ या तुमने जो सीखना स्टार्ट करा है, शायद एडिशन वो पहली चीज होगी जो तुमने सीखी होगी। ठीक है, तो जब तुमने एडिशन सीखा होगा तब तुम्हें ये नहीं बताया गया होगा कि एडिशन क्यों सीख रहे हैं, मतलब कि ठीक है एकदम बेसिक्स ऑपरेशन था। तो बाद में तुमने रियलाइज किया होगा कि भाई एडिशन तुम्हें आता है, इसी वजह से तुम किसी सब्जी वाले के पास सब्जी खरीदते जाते हो या किसी भी शॉप पे कोई सामान परचेज करते हो। तो वहां पे तुम लेन देन कर सकते हो क्योंकि तुम्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आता है। मतलब कि तुम्हें पहले प्रोसेस सिखाई गई कि कैसे किया जाता है, उसका यूजेज तुम्हें बाद में दिखाई दिया कि हाँ हमने क्योंकि सीख रखा था इसीलिए हमें फायदा हुआ है। ठीक है, तो अभी भी यही थीम रहेगी, पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, तो सीखते समय तुम में से कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि हम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों इसका जवाब तुम्हें थोड़ा सा बाद में मिलेगा जब हम करना सीख जाएंगे, डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि हम इसको क्यों करते हैं, फिजिक्स में कहाँ काम में आता है। तो सारे आंसर्स मिलेंगे, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा पेशेंट होकर बिहेव करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। उससे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। छोटी नहीं है या बात छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनएससीजीएस रैंकर्स 2024 बैच जो है ये 8 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था। आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको 150 प्लस लाइव सेशंस मिलेंगे। आपको वीक में 2 सेशन फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के मिलेंगे। रेगुलर आपके टेस्ट होंगे, आपके साथ कंटेंट दिया जाएगा आपको जिसको कि हम तत्व कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि काफी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, आपको बताए जाएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। उन क्वेश्चंस का डिस्कशन भी होगा लाइव सेशंस के अंदर। आप लोगों का जो भी बच्चे इस बैच को परचेज करेंगे उन बच्चों को हम एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर सके। आपको कोई भी अगर एकेडमिक डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो आप वहां पे पोस्ट कर सके और आपके फ्रेंड्स उन डाउट्स पे रेस्पॉन्ड कर सके। और यही नहीं, वहां पे टीचर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको कोई बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा तो आप टीचर्स को भी टैग कर सकते हैं और टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा इसमें वो इंग्लिश का होगा, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश। जैसा कि आप मुझे भी बोलते हुए सुनेंगे, मैं
हिंदी और इंग्लिश में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्विच करता रहूंगा, बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि टीचर जितने ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं बच्चों को समझने में उतना ही आसान होता है। ठीक है, और एक्सप्रेसिव होने के लिए एटलीस्ट हमें ये ना सोचना पड़े, जो हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स है उसको हमें ज्यादा, उस पर अगर हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं तो बड़ा नेचुरली हम चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसीलिए हम जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश रख रहे हैं। ठीक है, आपको इस बैच में सैम सपोर्ट भी मिलेगा। सैम सपोर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर। सो देयर विल बी अ डेडिकेटेड पर्सन। ठीक है, देयर विल बी अ पर्सन जो कि आपके लिए वेदांतु का सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा। आपको वेदांतु में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, या आपका कोई भी बात है जो हमें वेदांतु में राइट लेवल तक पहुंचानी है, राइट लोगों तक पहुंचानी है, तो आपको तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन है उनको कॉन्टैक्ट करना है, एंड दे विल कनेक्ट यू एट द राइट लेवल विद द राइट पीपल। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इस बैच में मैं ही फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आपको इस सीरीज में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा लग रहा है, तो आप बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि बैच में हम ऑब्वियसली इससे ज्यादा डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बैच में टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप वहां पे सिंसियरली बैठ के मेरी लेक्चर को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, डिलीजेंटली आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, सेशन में जब आप आते हैं, ठीक है, लाइव सेशन के, तो वहां पे टू वे इंटरेक्शन होता है, तो वहां पे मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ, आपको क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, और आप भी अपने डाउट मुझसे इन रियल टाइम सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। और इस बैच की जो प्राइस है ये है 4444 रुपीज। वीओएस प्रो, ये जो कोड है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इस कोड को यूज करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, और डिस्काउंट लेने के बाद जो प्राइस होगी वो नियर अबाउट 4000 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करिए तो आपको राइट पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां पे आप अपने आप को मतलब रजिस्टर करके पेमेंट करके आप इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। ऑन दैट नोट आई थिंक विल बिगिन डिफरेंशिएशन नाउ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, रादर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, स्क्रीन पे आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई देने लगेगा, एंड यू ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सपोज मैंने कुछ ऐसा लिखा, ठीक है, और अब मैंने पूछा कि भाई इसका आंसर बता दो। ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, सब बच्चों ने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा, अपने मन में कह भी दिया होगा। कुछ बच्चों ने हो सकता है कमेंट भी कर दिया हो, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स वगैरह देखना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप जो कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं मैं उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकूं। ठीक है, तो आई एम प्रीटी श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये आंसर कर दिया होगा। और अगर मैं यहीं पर कुछ ऐसा लिख देता, तो भी मुझे पता है कि आप सब लोग आंसर कैलकुलेट कर लेते और सही आंसर लिखते, और अब आंसर कुछ और होता। ठीक है, अब ध्यान देने की बात यह है कि मैंने शब्दों में कुछ भी नहीं कहा आप लोगों को, मैंने स्क्रीन पर कुछ चीजें लिखी और मैंने शब्दों में कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, फिर भी आप लोगों ने आंसर निकाल दिया, क्योंकि यहां पर जो भी मैं आपको करवाना चाहता हूं, आपको बचपन से ट्रेनिंग दे दी गई है उसको इंटरप्रेट करने की। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स यूज करे हैं, कुछ नोटेशंस यूज करे हैं, आपको उन सिंबल्स का मीनिंग पता था, इसीलिए आपको पता था कि रिजल्ट निकालने के लिए, यानी कि आउटकम निकालने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं उसको डिस्क्राइब करता हूं। मतलब कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मतलब हमने जब 5+2=7 लिखा, तो हमने ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ एडिशन को हमने अंजाम दिया, हमने ऑपरेशन ऑफ एडिशन करवाया है। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने क्या करवाया है, हमने ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन करवाया है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दीजिए। अभी तक आपको जितनी मैथ्स आती है, ठीक है, अभी तक आपने जितनी मैथ्स सीखी है, उसमें लार्जली आप 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस करते हो, और वो ऑपरेशन है एडिशन का, वो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, वो ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का, और वो ऑपरेशन है डिवीजन का। लार्जली आप ये 4 ऑपरेशंस करते हो। ठीक है, सवाल चाहे कोई भी हो, ठीक है, प्राइमरीली आप इन 4 ऑपरेशंस के अंदर घूमते रहते हो, जितनी मैथ आपको अभी तक आती है। ठीक है, इन चारों ऑपरेशंस के, ठीक है, मेरे वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, इन चारों ऑपरेशंस के आपको सिंबल, ठीक है, या ऑपरेटर सिंबल पता है। मतलब कि मैंने जब यहां से आपसे ऑपरेशन ऑफ एडिशन करवाने की सोची, तो मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा, मैंने ये जो सिंबल यूज किया, इससे आपको पता लग गया कि मैं क्या करवाना चाहता हूं। क्यों पता लग गया आपको? क्योंकि आपको ट्रेन कर दिया गया है, बचपन में ही आपको ट्रेनिंग दे दी गई है। ये एक ऑपरेटर सिंबल है। तो ये जो दो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, दीज आर ऑपरेटर सिंबल्स। ठीक है, दीज आर ऑपरेटर सिंबल्स। इनको देखकर आपको पता लग जाता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में। और जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है, जैसे ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये दोनों नंबर यहाँ पर देवर ऑपरेंड्स, ठीक है, यानी कि जिन पर ऑपरेशन किया जाए वो ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, एंड दिस वाज द रिजल्ट और द आउटकम ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, तो ये
हमने पहले मैंने जो लैंग्वेज मैं यूज करने वाला हूँ वो लैंग्वेज मैंने पहले कुछ ऐसी चीज पे यूज करके दिखाई जो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे यू नो कि एडिशन इज एन ऑपरेशन जिसका एक ऑपरेटर सिंबल होता है, ठीक है, जो कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बना होता है, ठीक है। और ऑपरेंड्स वो होते हैं जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और ऑपरेंड्स के ऊपर जब ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो हमको एक रिजल्ट या हमको एक आउटकम मिल जाता है, ठीक है। तो आज हम एक नया ऑपरेशन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम एक नया ऑपरेशन सीखने जा रहे हैं और ये ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन का। मतलब अभी तक की मैथ्स में आपको चार ऑपरेशन आते हैं, लार्जली चार आते हैं, ठीक है सर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। अब हम दो नए ऑपरेशन सीखेंगे, ठीक है। वन वुड बी द डिफरेंशिएशन ऑपरेशन एंड द सेकंड वुड बी द इंटीग्रेशन ऑपरेशन, ठीक है। जैसे एडिशन को सीखते के साथ तुम सब्ट्रैक्शन सीखते हो, ठीक है, बिकॉज दे लाइक कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर एडिशन सीखा है आपने तो सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू एडिशन, और यू कैन से इट्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। तुम ऐड करना अगर सीख गए, दो चीजों को मिलाकर तुम एक बड़ी चीज बना रहे हो, सब्ट्रैक्शन में दो चीजों का अंतर लेकर तुम एक छोटी चीज बना रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन सीखते के साथ ही आप डिवीजन सीखते हो, बिकॉज अगेन दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे आर काइंड ऑफ रिवर्स ऑफ ईच अदर। उसी तरीके से जब भी आप डिफरेंशिएशन सीखोगे साथ में ही आप इंटीग्रेशन का भी बात जरूर करोगे, जिक्र करना भी चाहिए, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज की क्लास जो है वो इंटीग्रेशन पर फोकस्ड नहीं है, वो डिफरेंशिएशन पर फोकस्ड है, तो हम डिफरेंशिएशन पर फोकस करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंशिएशन? फॉर नाउ वी कैन से दैट इट्स अ न्यू ऑपरेशन that we have to learn. It's a new mathematical operation that we have to learn. ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये एक नया ऑपरेशन है तो इसका एक ऑपरेटर सिंबल भी होगा, इसका एक ऑपरेटर सिंबल भी होगा। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर सिंबल की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऑपरेटर सिंबल में इसका थोड़ा सा अनयूजुअल होता है, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का होता है, ठीक है। किस तरह का होता है मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। तो इसका जो ऑपरेटर सिंबल होता है, ठीक है, उसमें आपको एक रेशियो जैसा कुछ दिखाई देता है। रेशियो का मतलब देयर वुड बी अ डिनोमिनेटर, देयर वुड बी अ न्यूमरेटर, देयर वुड बी अ डिनोमिनेटर, ठीक है, वो आपको दिखाई देगा। और उस रेशियो साइन जो न्यूमरेटर स्टार्ट होगा उसमें आपको एक डी अल्फाबेट दिखाई देगा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर साइन है उसमें भी आपको एक डी अल्फाबेट 100% दिखाई देगा, ठीक है। तो देयर वुड बी अ डी इन द न्यूमरेटर, देयर वुड बी अ डी इन द डिनोमिनेटर। ये कंपलसरी है, ठीक है। और अभी भी ऑपरेटर सिंबल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, दिस इज नॉट कंप्लीट येट, ठीक है। लेकिन मैं आपको चीजों पे फोकस करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कलर चेंज करूंगा जगह जगह पे। जैसे ये डी बाई डी, ये जो डी बाई डी आपको नजर आ रहा है ये हमेशा साथ में रहेगा, मतलब कि ठीक है, इट विल ऑलवेज बी देयर। देन यहाँ पे कुछ हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टॉक अबाउट डी बाई डी। मैं एक बार कलर मेंटेन करते हुए, ठीक है, या चलो हम सेम कलर यूज करते हैं ताकि मतलब कलर्स को मैं एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपरली यूज करता हूँ, ठीक है। जैसे व्हाट आई वांट टू से, जैसे सब मैं कई देखो डी बाई डी, ठीक है, डी बाई डी, ठीक है, डी बाई डी। तो यहाँ पे नीचे कुछ तो आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल we could have written d by dx, we could have written d by dt, we could have written d by dp, anything, ठीक है। तो ये d by d डिफरेंशिएशन को जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो d by d कांस्टेंट होता है। d by d कांस्टेंट का मतलब दैट इज परमानेंट थिंग, वो हमेशा सिंबल में रहेगा, ठीक है। अनलाइक व्हाट वी हैव लर्नड इन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जहाँ पे ना सिंबल फिक्स होता है, यहाँ पे सिंबल चेंज होता है, ठीक है। सिंबल चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमको किसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेंड्स, यू कैन से डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेंड्स योर सिंबल गेट्स स्लाइटली मॉडिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चीजें नजर आ रही है ना, ये जो न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में डी के साथ क्या आएगा, ये दोनों ऑपरेंड्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अनलाइक द केस ऑफ एडिशन जहाँ पे ऑपरेंड्स का ऑपरेटर सिंबल में कोई रोल नहीं होता, इट डजंट ऑल्टर द ऑपरेशन ऑपरेटर सिंबल। डिफरेंशिएशन के सिंबल में ऑपरेंड्स का भी रोल होता है। या यूं कह लो कि जैसे हम यहाँ पे ऑपरेटर सिंबल के बगल में स्पेस है जहां पे ऑपरेंड्स को लिखा जाता है, यहाँ पे बगल में नहीं हो कि ये स्पेस है जहां पे ऑपरेंड्स आएंगे, ठीक है। तो दिस वुड बी रेड एट, इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे डी, डी बाय डी एक्स। तो दिस इज वन वे टू प्रोनाउंस इट, ठीक है। और वी कैन प्रोनाउंस इट एज, अभी ये पूरा नहीं हुआ, डी बाय डी एक्स, ठीक है। और वी कैन प्रोनाउंस इट एज डिफरेंशिएशन with respect to, differentiation with respect to, WRT represents with respect to, differentiation with respect to x, ओके। डिफरेंशिएशन को ना डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, तो यहाँ पे एक और नाम यूज कर सकते हो आप और वो है डेरिवेटिव का, ओके। सो यू कैन से डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके, डेरिवेटिव विद। तो ये देखो, ये तो बच्चों हमको ना कई तरह की चीजें सीखनी है,
हमको डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, यानी कि इस ऑपरेशन के बारे में सीखना है। और इस ऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, क्या वर्ड्स यूज करते हैं, क्या फ्रेजेस यूज करते हैं, हमको उससे भी अपने आप को फेमिलियराइज करना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल आपको डिफरेंशिएट करना नहीं सिखा रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको इसके बारे में बात करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, सिमिलरली दिस वुड बी रेड एज डी बाई डी टी, दिस वुड बी रेड एज डी बाई डी पी। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब न्यूमरेटर में क्या आता है, न्यूमरेटर में जो सिंबल है उसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो आता है जिसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे y लिखा तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर y यहाँ पे लिख दिया है तो y के लिखने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और या फिर ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या फिर ये इसको हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, समझ आ रहा है। तो दिस बिकम्स द कंप्लीट ऑपरेटर सिंबल। ठीक है, मतलब जो सिंबल है उसके अंदर एक डी न्यूमरेटर में होगा, एक डी डिनोमिनेटर में होगा। यहाँ पे जो लिखोगे उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, और यहाँ पे हम जो लिखेंगे उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। अगेन ये रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है इन वर्ड्स का मीनिंग मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले बोलना सीख लेते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी ऑफ डी बाई डी, y ऊपर है x नीचे है, तो इट्स विल बी प्रोनाउंस्ड एज dy by dx, और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये तो बात हो गई ऑपरेटर सिंबल की। तो इस चीज को आप यहाँ तक याद करिए, याद करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, और अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं समझ में आया तो ना एक बार पिछले 5-7 मिनट को रिवाइंड करके दोबारा से देखो। ठीक है, कि मैंने क्या समझाया। तो ये मैंने आपको ऑपरेटर सिंबल लिखना और उसके बारे में बोलना सिखाया है। ठीक है, अब अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, लाइक अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। ठीक है, इसका मतलब है कि आई वांट टू डिफरेंशिएट y with respect to x. Okay, now this has meaning only if this has meaning only if y is the function of x. I hope आपको ये सिंबल ये नोटेशन याद है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि y इक्वल टू fx का मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब मैं अगर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मैं ये तभी कर सकता हूं जब y x पे डिपेंड करता हो, यानी कि y x का फंक्शन हो। ठीक है, अगर y x पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, अगर y x पे डिपेंड ही नहीं करता तो मैं डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकता, मतलब मैं y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर ही नहीं सकता। और अगर करना चाहूंगा तो आई विल से दैट द आंसर इज जीरो। ठीक है, आई विल सिंपली से द आंसर इज जीरो। सो फॉर dy by dx to have any meaning, y should be a function of x। मेरी बात का मतलब क्या हुआ, या ये कह लो कि मेरी बात का जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो क्या है। तो मेरी बात का लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि अगर तुम y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, और सपोज मैंने तुम्हें केवल dy by dx लिख के दे दिया, ठीक है, मैंने कहा फाइंड आंसर, अभी तुम आंसर नहीं निकाल सकते। मतलब कि इट्स लाइक कि मैंने तुम्हें केवल प्लस साइन लगा के दे दिया और बोला कि निकालो आंसर। अरे भाई वो तो बताओ कि ऑपरेंड्स क्या है। तो यहाँ पे हमको पता लग रहा है कि मुझे y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट आई कांट डू इट। ठीक है, अनलेस आई एम गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। ठीक है, सो अलोंग विद दिस, ठीक है, सपोज हमको कहा गया कि फाइंड dy by dx, तो साथ में बोला जाएगा इफ, ठीक है, इफ लेट्स से y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इस तरह का कुछ ना कुछ हमें जरूर दिया जाएगा, कोई ना कोई हमें रिलेशनशिप दिया जाएगा y और x के बीच में। ठीक है, कुछ, ठीक है, तो वंस द रिलेशनशिप इज नोन देन वी कैन डिफरेंशिएट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता लग रहा है कि हमें करना क्या है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy by dx, सो वी नो दैट वी वांट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, but for that to happen y should be a function of x. Are we aware of that function? Now we are aware. Once we read this we can say that yes, we are now aware, so we can execute the differentiation operation and we can reach to a final answer. आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अगर यहां तक की बातें क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो ठीक है सब, तो फिर इसका आंसर बताओ क्या है। ये dy by dx निकालो, y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका आंसर बताओ सर क्या है। तो बच्चों आंसर निकालने के लिए ना देयर आर सम फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू लर्न। ठीक है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आए कहां से, तो बहुत बार जब मैं ये टॉपिक क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चे ना पूछते हैं कि सर इसका डेरिवेशन बताओ। तो बच्चों देखो, इसका जो डेरिवेशन है ना,
ये डेरिवेशन अभी हमारे बस की नहीं है, मतलब जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं उस लेवल पे बस की नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली ये हमारा एजेंडा ही नहीं है, मतलब ये मैथमेटिशियंस का काम है भाई। मैथमेटिशियंस ने हमको ये फॉर्मूले बना के दे दिए, हमारा काम है इनको यूज करना। समथिंग लाइक कि जब तुम एक कार खरीदने जाते हो, सपोज तुम एक कार खरीद के लाते हो, तो तुम बैठ के उस कार की पूरी इंजन की परफॉर्मेंस को उसके इंजीनियर से डिस्कस नहीं करते। तुम नहीं कहते हो कि भाई बताओ मुझे इस इंजन में कितने पिस्टन है, कैसे वर्क करता है और ब्ला ब्ला। तुम उसके स्पेसिफिकेशन जरूर जानना चाहते हो, ठीक है, सो दैट यू नो कि तुम्हारी कार कैसे परफॉर्म करेगी, बट यू डोंट रियली नो कि एग्जैक्ट यू आर नॉट आफ्टर, यू आर नॉट रियली आफ्टर कि हाउ दैट engine is producing power by consuming the petrol. You don't really go into the specifics. तुम कहते हो कि अच्छा भाई मुझे कार दे दो, तुमने बना दी है, बहुत अच्छी बात है, मुझे कार दे दो, तुम मुझे उतना बता दो कि इस कार को चलाने के लिए मुझे क्या क्या सीखना है। तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम कार सीखना चाहते हो तो तुम सीखो, फिर स्टेयरिंग को कंट्रोल करना, गियर को चेंज करना, आजकल ऑटोमेटिक कार्स भी आ गई हैं, ठीक है, और तो फिर एक्सेलरेटर के बारे में सीखो, ब्रेक के बारे में सीखो, ठीक है, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं कार के तुम वो सीख लो, ठीक है, और फिर तुम कार चला पाओगे, ठीक है। और जब तुम कार चलाओगे तो तुम वंडर करना चाहो तो वंडर कर लो कि भाई इंजीनियर ने कैसे बनाई है, बट यू डोंट रियली नीड दैट नॉलेज टू टू ड्राइव द कार, ठीक है, यू कैन ड्राइव इट, ठीक है। तो इन अ सिमिलर वे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैथमेटिशियंस ने बना दिए हैं और हमको दे दिए, बोला कि लो भाई यूज करो इसको, ठीक है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैथमेटिशियंस ने क्या सोच के, ठीक है, या कौन सी थ्योरी लगा के ये फॉर्मूले बनाए हैं, ठीक है। क्या वो चीज हम 11th और 12th में पढ़ेंगे? वेल डेरिवेशंस तो तुम 11th और 12th में भी नहीं पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में भी नहीं पढ़ोगे, मतलब पूरी जेई की मैथमेटिक्स भी अगर तुम पढ़ लेते हो, ठीक है, यानी कि 11th और 12th की मैथमेटिक्स को पूरी डेप्थ में पढ़ लेते हो, तब भी तुम्हें इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट नॉट द डेरिवेशन ऑफ ऑल, मे बी अ फ्यू, ठीक है, टू गिव यू अ ग्लिम्स और टू गिव यू अ फील ऑफ कि फॉर्मूले डेराइव कैसे होते हैं। मे बी सम फॉर्मूलाज विल बी डेराइव्ड, सम सिंपल ones, but you will not get the overall derivations of all the formulas that I'm about to write. ठीक है, तो the point is that be convinced here that I am writing a set of formula. You need to learn those formula because those formulas are going to be your weapon. ठीक है, they are going to be your tools जिनको यूज करके आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूले ही याद नहीं हुए तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। और याद करने के बाद, मतलब याद करते समय तो आपको ये दिमाग नहीं लगा नहीं कहाँ से है, किसी ने जैसे कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये फॉर्मूला अगर ऐसा है तो ये वाला फॉर्मूला डिफरेंट क्यों है। भाई ये बात का जवाब मैं तब दे पाऊंगा जब हम उसके डेरिवेशंस के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आंसर डेरिवेशन में छुपा होगा कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा था कि एक फॉर्मूला अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चे पूछते हैं मेरे से, अभी मैं लिखूंगा तो बताऊंगा क्या, ठीक है। तो भाई तुम्हारा जो, तुमको एक इंट्यूशन हुआ कि ऐसा होना चाहिए, विच वॉज नॉट सपोर्टेड बाय एनी मैथमेटिकल एविडेंस, तुमने बस सोच लिया ऐसा होना चाहिए, उसका जो आंसर छुपा है वो तो डेरिवेशन में छुपा है, डेरिवेशन तो हम कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो इस बात को समझना कि जो चीज मैं बता रहा हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ, यू हैव टू लर्न इट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी योर वेपन, ठीक है, यूजिंग विच यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन डिफरेंशिएशन, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम याद करेंगे वो ये है कि व्हाट हैपेंस लाइक if y is actually a constant, let's say, okay, if y is a constant, okay, for example let's say मैं y को कांस्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे क्या मतलब हुआ, ठीक है, जैसे सपोज मैंने कहा कि y इज 10, मतलब तुम x को कितना भी लेते रहो, x1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, y तो 10 ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब इसको, दैट्स व्हाट इट मींस। तो अगर y कांस्टेंट है तो dy बाय dx जो है वो जीरो हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। कांस्टेंट को किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, आंसर जीरो ही आएगा। तो पहले तो ये चीज याद रखो कि इफ y इज अ कांस्टेंट एंड देन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट dy बाय dx, ठीक है, देन वी आर ऑलवेज गोइंग टू एंड अप विद अ कांस्टेंट। सेकंड हम बात करते हैं, ये ध्यान से देखना बच्चों, अगर अगर मान लो y जो है वो x रेस टू पावर n है, ठीक है। जैसे मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट y इज इक्वल्स टू लेट्स से x क्यूब, ठीक है, और लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट y इज इक्वल्स टू x रेस टू पावर 7/2, ठीक है, और लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट y इज इक्वल्स टू 1/x² और यू कैन राइट x रेस टू पावर -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर इस तरह की फॉर्म है जैसे x की पावर में सब कुछ समथिंग, ठीक है, इन दिस केस द फॉर्मूला इज dy by dx is n times of x raised to power n minus 1. It is a simple formula.
ठीक है, इट इज लाइक इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, बट या सिंपल इफ यू आर paying attention, if you are careful. Okay, so dy by dx is equals to x raised to power n minus 1. For example, अगर मैं इन्हीं की बात करूं, सपोज y इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके, y इक्वल टू एक्स क्यूब लेकर अगर हमसे dy by dx पूछा जाता, तो मैं इसको ध्यान से देखना क्या लिखता, इसको मैं लिखता 3x रेस्ट पावर 3 - 1। एक्सप्लेन करने के लिए 3 - 1 लिखा है, नहीं तो आई हैव दिस केपेबिलिटी कि मैं 3 - 1 को ओरली या मेंटली कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, तो मतलब हाँ ठीक है, मेरी एज ज्यादा है, थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन इतना बूढ़ा नहीं हुआ अभी कि ये कैलकुलेशन मैं ओरली ना कर पाऊं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, सपोज y को x रेस्ट पावर 7/2 दे रखा है और फिर हमसे कहा गया है कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो इसका वैल्यू होगा 7/2 इंटू एक्स रेस्ट पावर, इस बार मेंटली कर देता हूं, तो 7/2 -1 विल बिकम 5/2। ठीक है, इसी तरीके से सपोज y को दे रखा है x रेस्ट पावर -2 और फिर हमसे कहा गया कि dy बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, तो -2 आगे आ जाएगा और x रेस्ट पावर -3 हो जाएगा, विच कैन देन बी रिटन एज -2 अपॉन x रेस्ट। यहाँ पे ना पहले तो देख लो, तो यहाँ पे ना एक चीज होती है कि बच्चे बच्चे पूछते हैं या बहुत बार बच्चों को ये डाउट होता है कि सर खत्म कहाँ पे करें, मतलब कि हमने जैसे ये लिखा, क्या मैं यहीं पे छोड़ सकता हूँ या मैं ये मतलब, तो यस आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। देखो नोटिस करना कि अभी हमने लिखा है dy बाई डी एक्स, ठीक है, और फिर हमने ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं आ रहा है कुछ भी, मतलब कि लिखने के तरीके पे भी ध्यान देना। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ या मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल, ओके, सपोज क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, ठीक है, लेट्स से y इज इक्वल्स टू x रेस्ट टू पावर 4, ठीक है, और लेट्स से y इज इक्वल्स टू x रेस्ट टू पावर 1/3, ओके, और लेट्स से y x रेस्ट टू पावर -5। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग निकालिए, इसका आंसर आप लोग निकालिए। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर दीजिए और फिर ट्राई कर लीजिए, मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। तो फर्स्ट वाले केस में, ठीक है, जैसे अगर मैं आंसर्स लिखूं यहाँ पर, ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में वी विल राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। ओके, सेकेंड वाले केस में हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 x रेस्ट टू पावर -2/3। अब तुम चाहो तो उसको न्यूमरेटर में ले जाके लिख दो, और dy बाई डी एक्स थर्ड केस में हम लिखेंगे -5x रेस्ट टू पावर -6। तो दीज आर दी आंसर्स। तो देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मैंने अभी तक आपको दो फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला है ये, एक फॉर्मूला है ये, एंड आई वुड वांट कि आप अपनी नोट्स कॉपी में इन फॉर्मूले को नोट डाउन करें। फॉर्मूले के साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू नोट देम डाउन यू शुड नोट देम डाउन, बट अल्टीमेटली यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूला एट वन प्लेस, मतलब कि एग्जांपल्स को फॉर्मूले के साथ नोट डाउन मत करो, या अभी कर लो, लेटर ऑन जाके एक समरी बना लेना जिसमें सारे फॉर्मूले एक साथ नजर आए विदाउट दी एग्जांपल्स। ठीक है, तो अब तीसरी बात करते हैं, हमने अभी जो किया है अब तीसरी बात करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी रेशियोज, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ टी रेशियोज, ठीक है, ये भी हमें मैथमेटिशियन दोस्तों ने बता रखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इस बार मैं मतलब एक तरीका ये था कि मैं y इक्वल टू साइन एक्स लिख देता और फिर डी बाई डी एक्स लिखता, लेकिन इस बार मैं सीधा लिख देता हूँ, मतलब कि समझ में आ रहा है, ये y को साइन एक्स लिख के फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखने से अच्छा है कि मैं सीधा साइन एक्स यहाँ पे डाल दूं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, ये आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये भी लिखने का तरीका होता है कि तुम y को मेंशन ही ना करो, तुम सीधा फंक्शन ही लिख दो। ठीक है, इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है ये माइनस साइन एक्स होता है, तो ये याद रखना। अब बहुत बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर जब साइन एक्स का अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का साइन एक्स होना चाहिए, भाई क्यों होना चाहिए, कहाँ से, हमने कोई डेरिवेशन तो किया ही नहीं ना। तो हमको मैथमेटिशियन ने बता रखा है कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने से कॉस एक्स आता है, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स जो होता है, ठीक है, tan एक्स जो होता है ये sec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो तीन हमने कर दिए। अब जो ये तीन जो कन्वेंशनल साइन कॉस tan होता है उसके हमने कर दिए। अब जो बाकी के हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। तीन रेशियो भी रह गए हैं, तो उन तीन रेशियो का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, सेक एक्स अगर मैं करूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो होता है ये होता है सेक एक्स टैन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स जो होता है, ठीक है, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स जो होता है, ठीक है, ये होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। देखो आ रहा है क्या समझ में? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, और इस पे फिलहाल तो मैं कोई एग्जांपल भी नहीं करा सकता, बिकॉज एग्जांपल कराऊंगा तो मैं सीधे इन्हीं फॉर्मूले को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं बाकी बताऊंगा, अभी एग्जांपल करेंगे हम थोड़ी देर में, बट मैं आप लोगों को एग्जांपल करा पाऊँ उसके लिए ये बात इंपेरेटिव है कि आप इन फॉर्मूलों को याद करें बच्चों। और मैं एक और चीज बताता हूँ, इस सेशन की ड्यूरेशन हो सकता है 1 आवर प्लस चली जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि इस सेशन में मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ वो आप एक सिंगल सिटिंग में कंज्यूम करें। ठीक है, आप चाहें तो इसको 2 या 3 सिटिंग में ब्रेक कर सकते हैं। इस सेशन को वॉच करना, यू कैन ब्रेक इट इनटू 2 to 3 सिटिंग्स। ठीक है, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि आपकी याद कर रहा हूँ, तो मैं जब फॉर्मूले को समराइज कर दूं, मैं जितने भी फॉर्मूले में बताना चाहता हूँ जब मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले फॉर्मूलों को रट ले अच्छे से, और उसके बाद सेशन को आगे कंटिन्यू करें, उससे आपको सेशन बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको एक सिंगल गो में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने टी रेशियोज का कर दिया। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए ना। अब हम चौथा करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये देख लेते हैं। तो बच्चों, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं? अगर आपको ये नहीं पता तो ये सेक्शन आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल। ठीक है, यू कैन स्किप दिस। तो क्या मैं आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ? नहीं, मैं सारे नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको इमीडिएटली केवल जो काम में आने वाले हैं वो बता रहा हूँ। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का काम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो ये ऑप्शनल की तरह दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो जैसे d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, यहाँ पे जो e होता है ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एक इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, विच इज 2.71, एंड देन इट गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन। ठीक है, तो e रेस टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन है ये e रेस टू पावर x ही हो जाता है, स्ट्रेंज इनफ। ठीक है, बट या इट इज व्हाट इट इज। सो e रेस टू पावर x, सो आई गेस दिस इज द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट यू कैन लर्न। आई मीन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो है, दैट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला टू लर्न। एंड आई गेस दिस इज द नेक्स्ट वन। लाइक if we are looking for simplicity in the formula, then I think this formula beats every other formula except the constant one, which, and again it's a good competition। तुमको कौन सा ज्यादा आसान लग रहा है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये ज्यादा आसान लग रहा है, या ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स ही हो जाता है, ये ज्यादा आसान लग रहा है? ठीक है, तो एक तो ये याद रखना है। और दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। अब ये एल एन एक्स क्या होता है? ये तुम इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। तो ये बात उन बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने लॉग रिदम्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ रखी है। मतलब अगर आपने लॉग रिदम्स के बारे में कुछ भी पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा। लॉग रिदम्स मैंने बेसिक मैथ्स में अभी कवर इसलिए नहीं करा क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मेनी क्वेश्चंस अराउंड लॉग रिदम्स। ठीक है, मतलब बेसिक मैथ्स को मुझे थोड़ा सा कॉन्साइज ही रखना था, इसलिए मैंने इससे पहले जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लेन करी, डिटर्मिनेंट्स की बात करी, फंक्शंस की बात करी, व्हाई डिडंट आई टॉक अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शंस? बिकॉज वो उतने कॉमन नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एल्सवेयर पढ़ रखा है तो आपके लिए फॉर्मूला काम का है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स जो होता है वो 1/x होता है, तो इसको याद रखो। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को याद रखो एवरीवन। ठीक है, तो ये जो जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं अभी तक, ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, और अब मैं इसके आगे आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स कराने वाला हूँ, कुछ रूल्स वगैरह कराने वाला हूँ। अगर आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं तो आप इस सेशन को यहाँ पे रोक सकते हैं। ठीक है, एंड यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन लेटर ऑन। आप टाइम स्टैम्प देख लीजिए सेशन की, और आप आके कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि इसके आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लिए और फिर कंटिन्यू करिए। मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अज्यूमिंग कि आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं, ठीक है, अब हम कुछ रूल्स की बात करते हैं और हम कुछ एग्जांपल्स भी समझेंगे इसी के माध्यम से। तो रूल्स की बात करते हैं। रूल्स मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं उसको मैथमेटिकली लिखूंगा। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूले, ये थे फॉर्मूले। अब रूल्स। ठीक है, रूल्स क्या है? जैसे सपोज हमसे कहा गया कि d बाय डी एक्स ऑफ 5x² करो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स y की वैल्यू जो थी वो 5x² थी, और हमसे कहा गया कि फाइंड dy बाय डी एक्स। ठीक है, तो इसका यही मतलब हुआ कि y की जगह पे मैंने 5x² लिख दिया। तो ऐसे में देखो क्या करना है, जो ये 5 लिखा हुआ है इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू। तो कांस्टेंट्स जो है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करा है, मैंने सिर्फ कांस्टेंट को बाहर निकाला है। ठीक है, मैंने सिर्फ कांस्टेंट को बाहर निकाला है। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के बाद तो तुम्हें डी बाई डी सिंबल दिखाई नहीं देगा। अब मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ का मतलब 5 तो बाहर है। अब ये क्या, ये हमारे किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच हो गया है? ठीक है, नोटिस करो कि क्या ये हमारे किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच हो गया है? मेरे ख्याल से तो हो गया है।
ठीक है, जो हमने x रेज टू पावर n का फॉर्मूला करा था, ये जो फॉर्मूला था, ठीक है, देखो इससे मैच हो रहा है ना, d बाई डी एक्स, तो x स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे पता है कि एक्स का स्क्वायर 2 रेज टू पावर 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 10x। ठीक है, देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो मैं मतलब दिस वाज एन एग्जांपल। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सपोज y की वैल्यू है 7 into 5 रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 5/2। ठीक है, और हमसे कहा गया कि dy बाई डी एक्स इवेल्युएट करो। ठीक है, हमसे ये बात कही गई, तो देखो हम कैसे करेंगे, हम इसका सोल्यूशन क्या देंगे। हम कहेंगे कि अच्छा भाई dy बाई डी एक्स करना है, तो y की जगह पे मैं सबसे पहले 7 into x रेज टू पावर 5/2 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। नोटिस करो मैंने अभी डिफरेंशिएट नहीं करा है, मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करा है। डिफरेंशिएशन करते ही वो सिंबल गायब हो जाएगा, मतलब कि डिफरेंशिएशन का सिंबल प्रेजेंट होने का मतलब अभी डिफरेंशिएट करना बाकी है। तुम जब डिफरेंशिएट कर चुके होगे तो सिंबल डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं 7 को बाहर ले आऊंगा, तो अभी भी मैंने डिफरेंशिएट किया नहीं है, मैंने अभी सिर्फ कांस्टेंट को बाहर लेके आऊंगा। ठीक है, अभी भी मैंने डिफरेंशिएशन को करा नहीं है, यानी कि मैंने डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा, अब करने जा रहा हूँ। तो 5/2 आगे आ जाएगा, और x रेज टू पावर 5/2 -1 ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो दिस विल बिकम 35/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2। सो यू कैन स्टॉप हियर, मतलब कि डिफरेंशिएशन करने को कहा गया था, हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, तो रूल वन को अब मैं, अगर ये सारा क्लियर है, ठीक है, तो रूल वन को अब मैं लिखता हूँ, कि मतलब मैथमेटिकली लिखता हूँ। तो रूल वन क्या कह रहा है? ठीक है, रूल वन ये कहता है कि d बाय डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इनटू y, एक कांस्टेंट के साथ अगर y प्रेजेंट हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस कांस्टेंट को बाहर ले आए, और उसके बाद जो बच जाए उसका डिफरेंशिएशन कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो मैंने दोनों एग्जांपल कवर कर रहे थे वो यही बात कह रहे थे। ठीक है, तो ये एक रूल है, इसको अच्छे से याद रखा जाए। ठीक है, अब मैं एक सेकंड रूल एक्सप्लेन करता हूँ, तो सेकंड रूल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, और फिर हम जाके यहाँ पे पीछे लिख देंगे रूल को। तो सपोज हमसे कहा गया कि y जो है ये x³ प्लस साइन एक्स है। ठीक है, सपोज इस तरह से लिख दिया गया, क्या क्या ये फंक्शन जस्टिफाइड? बिल्कुल जस्टिफाइड है भाई। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को देख के मुझे लग रहा है ना कि y डिपेंड्स ऑन x, तुम x चेंज करोगे तो x चेंज करने की वजह से y भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये फंक्शन तो है ही। ठीक है, तो अब हमसे कहा गया कि भाई तुम dy बाई डी एक्स निकालो अब तुम। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको हम करेंगे कि dy बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस साइन एक्स, ये हमसे कहा गया है। इसको मैं लिख दूंगा d बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखो जरा समझ में आ रहा है क्या ये क्या किया हमने? ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या मुझे आता है? बिल्कुल आता है, ये 3x² है। और इसका डेरिवेटिव क्या मुझे आता है? बिल्कुल साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा था। तो ये हमारा आंसर बन गया। मतलब क्या हुआ? ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तुम दो स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होते हैं? तो लेट्स जस्ट से कि स्टैंडर्ड फंक्शन वो होते हैं जिनके लिए हमने फॉर्मूले बना रखे हैं। ठीक है, तो दो स्टैंडर्ड फंक्शन को ऐड करो, उससे एक नया फंक्शन आएगा, उस नए फंक्शन को हमने y नाम दे रखा है। ठीक है, तो दो स्टैंडर्ड फंक्शन को ऐड करो, एक नया फंक्शन आएगा, और अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, यानी कि पहले ऐड करो और फिर डिफरेंशिएट करो। ठीक है, लेकिन हमने किया क्या है, नोटिस करो हमने किया क्या है, हमने दोनों फंक्शंस को पहले डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर उस डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को ऐड करके लिख दिया, एंड हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि यही आंसर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐड करके डिफरेंशिएट करना और डिफरेंशिएट करके ऐड कर देना एक ही बात है, मतलब यू आर अलाउड टू डू दैट। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मतलब कि सिंबॉलिकली कैसे लिखूं मैं, कि d बाय डी एक्स ऑफ y1 प्लस y2, ओके, दिस इज सेम एज dy1 बाय डी एक्स प्लस dy2 बाय डी एक्स। देखो आ रहा है क्या समझ में? मतलब कि ऐड करके डिफरेंशिएट कर देना इज सेम एज पहले तुम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो और फिर ऐड कर दो। ठीक है, तो दैट इज अलाउड। इनफैक्ट ये बात जो मैंने एडिशन के लिए कही है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है, मतलब इवन इफ देयर वुड हैव बीन अ माइनस साइन देन आल्सो इट वुड हैव बीन ट्रू। मतलब क्या मतलब है मेरी बात का, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज अभी अगर y इस तरह से होता, सपोज y होता sin x माइनस tan x। ठीक है, सपोज हमको ये फंक्शन दिया जाता और हमसे कहता है कि भाई डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं कि अच्छा भाई हम dy बाई डी एक्स करना चाहते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा sin x माइनस tan x। ठीक है, और फिर ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ sin x।
ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ठीक है, और इससे ये बन जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हमें पता है, बिल्कुल हम जानते हैं कॉस एक्स होता है, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखो समझ में आ रहा है क्या, ऐड करके डिफरेंशिएट करना, या यहाँ पे डिफरेंस ले रखा था हमने, तो साइन माइनस टेन को डिफरेंशिएट करना इज सेम एज कि साइन को डिफरेंशिएट कर देना, टैन को डिफरेंशिएट कर देना, फिर साइन के डेरिवेटिव में से साइन टैन का डेरिवेटिव को माइनस कर देना। ठीक है, तो देखो आई होप ये दोनों ही रूल आपको क्लियर है। ठीक है, अब अगर ये दोनों रूल क्लियर है तो पहले इन दोनों रूल्स पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ये आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, ऑफ कोर्स इस सेशन का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें और भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, सेशन खत्म होने के बाद डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव में है मेरा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इफ, अब मैं देता हूँ जैसे सपोज y की वैल्यू थी x रेस टू पावर 3/2 प्लस x रेस टू पावर -3/2, ये एक हो गया। सपोज y था 10 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस 1/7 इंटू लेट्स से कॉस x। ठीक है, या मान लो y कुछ इस तरीके से था, x रेस टू पावर 4 प्लस 5 tan x। ठीक है, प्लस 10 ई रेस टू पावर x, सपोज ये था। तो इन तीनों का डिफरेंशिएशन मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करें और फिर आंसर्स आप निकाल लें। मैं जब आंसर्स बताऊंगा तो यू चेक कि आपके आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस जगह को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो देखो ए पार्ट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो इनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले। तो एक्स रेस टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स रेस टू पावर हाफ। 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा। ठीक है, प्लस -3/2 आगे आ जाएगा और एक्स रेस टू पावर -5/2 बन जाएगा। तुम चाहो तो ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर ऑप्शंस प्रेजेंट है, मान लो मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है, तो देख लो इसको सिंप्लीफाई करने से कोई ऑप्शन मैच करता है क्या। फॉर एग्जाम्पल इसको अभी हम इतना कर सकते हैं, 3/2 एक्स रेस टू पावर हाफ, जिसको भी रूट एक्स भी लिख सकते हैं, -3/2 और फिर एक्स रेस टू पावर 5/2। एक्स को तुम डिनोमिनेटर में ले जाओ। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, सो दैट इज आंसर ए। अब अगर बी की बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ कॉस एक्स। देखो आएगा समझ में, 10 को मैं डिफरेंशिएशन के बाहर ले गया, साइन एक्स को डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस 1/7 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय 7। देखो ये हो गया। ठीक है, आ रहा है तक समझ में। अम, इसके बाद जैसे सी का आंसर लिख लेते हैं। थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों, देखो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। इट वुड बी 4x क्यूब प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10 टाइम्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स। नोटिस करो, सो दैट वुड बी द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा है इन रूल्स को यूज करना, ये जो रूल्स हमने बनाए हैं उसको यूज करना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ तक के रूल सीख गए हो तो अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, देखना उसमें क्या करोगे। सपोज मैंने कहा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन एक्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देर आर टू फंक्शंस जिनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देर आर टू स्टैंडर्ड फंक्शंस जिनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। और अब अगर मैंने तुमसे कहा कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो कुछ आ रहा है क्या माइंड में। ठीक है, तुम लोग वीडियो को यहीं पॉज करके कमेंट में बता दो कि तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है, मतलब अगर तुम लोग इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों ने ये चीज, ऑब्वियसली तुमने ये चीज दिमाग में लगाई होगी कि भाई पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स क्यूब को और साइन एक्स को, और फिर डेरिवेटिव का जो आंसर आया उसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा। अब तुम में से कितनों ने ये आंसर निकाला है, ठीक है, मुझे कमेंट पे लिख के जरूर बताना, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये तो गाइज यहाँ पे ना देर इज नीड टू बी कॉशन। ठीक है, देर इज नीड टू बी कॉशन कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो चीज कर दी जो कि बहुत ही इंट्यूटिव लग रही थी हमें। ठीक है, तो रूल 3 में मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूं, मैं फिलहाल ये नहीं बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं तुम्हें ना प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना फिलहाल नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में जो डिफॉल्ट थॉट आता है वो सही नहीं होता। जैसे इफ यू आर थिंकिंग कि डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इंटू y2, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दैट मीन्स टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ x।
इनका डेरिवेटिव अगर तुम सोच रहे हो कि तुम dy1 बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई dy2 बाई डी एक्स करने से प्राप्त कर लोगे तो तुम गलत हो, ये इक्वल नहीं होता है। तो ये मतलब सोचने की बात है कि सर ये क्या कर रहे हो, मतलब जो आप ये क्यों लिख रहे हो कि ये फॉर्मूला नहीं होता, ये कौन सा तरीका हुआ लिखने का? अरे भाई जो फॉर्मूला है वो बताओ, ठीक है, जो मतलब नहीं तो बहुत कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आई नो कि a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, आई नो कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, आई नो कि ये a प्लस ए बी, ठीक है, नहीं होता है, आई नो, मतलब कि ये क्या तरीका हुआ लिखने का कि ये फॉर्मूला नहीं होता। भाई ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये बात कहता है कि ये सिखाने के बाद बच्चे ये चीज अज्यूम कर लेते हैं कि होगी और वो ये करना स्टार्ट कर देते हैं जबकि ये नहीं होता है। तो दिस इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, ठीक है। तुमने जो भी लर्निंग प्रोसेसेस हैं जो अभी जिससे द प्रोसेसेस दैट यू हैव अंडरवेंट टिल नाउ, ठीक है, जिस तरीके से तुमने चीजों को सीखा है, ठीक है, तो उस तरीके से ज्यादातर बच्चे इस इक्वेशन की वैलिडिटी को देखकर इस इक्वेशन को वैलिड अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये क्लियरली बहुत एक्सप्लिसिटली और लाउडली ये बात कहना चाहता हूं कि ये नहीं होता है। क्या होता है वो एक अलग बात है, मैं फिलहाल बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं बिकॉज मैं इस सेशन को एनएससीजेएफ लेवल तक ही रखना चाहता हूं। अभी फिलहाल मैं उसके ऊपर, या यूं कह लो कि जब मुझे कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मेरी ऑडियंस को यहाँ तक की चीजें अच्छे से आ गई है और वो यहाँ तक की डिफरेंशिएशन में पूरी तरह से कंफर्टेबल है, तो मैं आगे की चीजें भी बता दूंगा। नॉट टुडे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं, डिफरेंशिएट जो इजी, जो मतलब जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को फेस करने होंगे आपने वो भी सीख लिया है, ठीक है। अब अगेन कुछ ना कुछ अभी नोटेशंस बाकी हैं तो उनको और सीख लेते हैं, ठीक है, नोटेशंस और सीख लेते हैं, कुछ और नोटेशंस अभी बाकी हैं तो उनको सीख लेते हैं। तो नोटेशंस का क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, देन dy by dx would mean derivative, derivative, it would mean derivative of y with respect to x और differentiation of y with respect to x, ठीक है। ये एक तरीका हुआ रिप्रेजेंट करने का। सेम चीज ना y प्राइम, y विद एन अपोस्ट्रोफी, इसके साथ भी, इससे भी रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है, इससे भी रिप्रेजेंट की जाती है। तो एक ये बात याद रखना, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज देखते हो, देखो सपोज y की वैल्यू थी एक्स क्यूब, सपोज करो मैंने कहा कि भाई फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो तुम लिख दोगे 3x स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि क्या ये अपने आप में एक h का फंक्शन नहीं है, सॉरी x का फंक्शन नहीं है? सपोज इस फंक्शन को मैं h का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इट सेल्फ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब इस डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं h लिख रहा हूँ तो h इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और अगर h इज अ फंक्शन ऑफ x तो इट मेक सेंस टू आस्क कि dh बाई dx कितना होगा, मतलब इट मेक सेंस, मतलब इट इज डिफाइंड। अगर हमको ये ये अगर कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, सर ये कैसे पता चलेगा मीनिंगफुल क्वांटिटी को? ये पता चलेगा जब हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे। रिमेंबर, ये एक टूल है जो कि अलग अलग चैप्टर्स में काम में आएगा। तो ये जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तब हमें क्लियर होगा कि हमारे लिए कौन सा डेरिवेटिव, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट करना है और दो बार करना है, तीन बार करना है, कितनी बार। तो अभी मैं सिर्फ ही बता रहा हूँ कि भाई अगर करना हो दूसरी बार डिफरेंशिएट तो यहाँ पे तो हो जाएगा, इट इज डिफाइंड। और नोटिस करो कि सेकंड डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। नोटिस करो यही तो है, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऑफ वाई, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये जो है, ये जो मैंने इसको किया है, इसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, इसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। और ये जो है इसको कहते हैं थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या हम और डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं? यस, वो डिपेंड करता है कि तुम जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो वो कहीं बीच में कांस्टेंट में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। जैसे तुम इसको अगर एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ 6 रह जाएगा, फिर एक और बार करोगे तो 0 आ जाएगा बिकॉज 6 इज अ कांस्टेंट। लेकिन अगर मान लो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको तुम डिफरेंशिएट कितनी बार भी करना चाहो कर सकते हो। तो ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी बार तक डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बट या इफ देर इज अ नीड, इफ योर फिजिक्स डिक्टेट्स
कि तुम्हें किसी पर्टिकुलर फंक्शन को 4 बार डिफरेंशिएट करना है, तो यस इट कैन बी डन एंड देयर आर वेज टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये जो वर्ड्स है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है, तो उनके क्या मीनिंग है वो मैंने एक्सप्लेन करा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, उससे मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी। मतलब सिंबल्स के ऊपर ध्यान देना। सपोज मैंने कहा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अब मैंने कहा, ध्यान से देखना, ठीक है, मतलब मैं वर्बली नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंबॉलिकली चीजें लिखूंगा, तुम आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मैंने कहा भाई dy बाय डी एक्स निकालो, या मैंने कहा कि dy बाय डी एक्स स्क्वायर निकालो, या मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, या मान लो मैंने कहा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, या सपोज मैंने कहा, क्या क्या हो गया, डी स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज देखो, इन सब में के ना मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो देखते हैं किसका क्या मीनिंग है। तुम अपनी बेस्ट इंटरप्रिटेशन, तुम जो बेस्ट इंटरप्रेट कर सकते हो, तुम अपनी बेस्ट इंटरप्रिटेशन से जो भी आंसर आ रहा है अपनी रफ कॉपी में कैलकुलेट करके रख लो। ठीक है, और फिर वीडियो को आगे बढ़ा के चेक करो कि तुमने जो निकाला था वो मैं जो कर रहा हूँ उससे मैच हो रहा है या मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा लाइक डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2x। नोटिस करो, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 2x का स्क्वायर करने को बोल रहा है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये कह रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्स रेस्ट टू पावर 4। तो ये कह रहा है कि तुम डी बाई डी एक्स करो एक्स रेस्ट टू पावर 4 का, तो ये होता 4x क्यूब। देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, ये कह रहा है कि y को 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो y को एक बार डिफरेंशिएट किया था तो ये आया था, तो अब दोबारा करना, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करो, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स विच विल बी 1। ठीक है, क्यों आएगा 1? क्योंकि तुम यहाँ पे इसकी पावर को 1 मान लो, तो 1 आगे आ जाएगा, फिर एक्स रेस्ट पावर 0, एक्स रेस्ट पावर 0 इज 1। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई तुम वाई स्क्वायर को डबल डिफरेंशिएट करो, तो वाई स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, एक बार यहाँ पे तो वाई स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होगा 4x क्यूब का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो नोटिस करो, देखो सारे आंसर्स अलग है, मतलब कि देखने में चीजें चाहे कितनी भी सिमिलर लग रही हो, बट एवरीथिंग हियर हैज अ डिफरेंट मीनिंग। तो मीनिंग को हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज से रीड करना है और फिर हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखो ये सारा का सारा पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव के बारे में बताया। उसके अलावा क्या होता है, जैसे मेनी टाइम्स ना इस तरह की चीज होगी। सपोज जैसे y की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेट से। ठीक है, और अगेन मैं सपोज मैंने कहा कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और फिर एक लंबी डंडी लगा के यहाँ पे x को 1 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप पहले डिफरेंशिएट कर लो और फिर डिफरेंशिएशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें x को 1 डाल देना। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0, 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, और अब मैंने कहा कि भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे निकालनी है, तो इसका मतलब x की जगह पे 1 डाल देंगे, तो ये x की जगह पे 1 डालने का मतलब हो गया 3 + 2 यानी कि 5। देखो आ रहा है क्या समझ में? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है एवरीवन? आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। हाँ, तो अभी हमने डिफरेंशिएट करना सीखा है, डिफरेंशिएशन के थोड़े से नोटेशंस वगैरह सीखे हैं। अब हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, राइट? मतलब हम डिफरेंशिएट करते तो हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उसको यूज कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। सो लेट्स गो टू द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन नाउ। ओके, सो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? तो गाइज इसको समझने के लिए, या मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो आई टॉक अबाउट टू थिंग्स। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वुड बी द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, the first thing that I'm going to talk about is rate of change. The second thing that I'm going to talk about, ठीक है, is maxima and minima.
ठीक है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मैक्सिमम मिनिमा। एंड थर्ड, आई एम गोइंग टू टेल यू सम स्पेसिफिक प्लेसेस इन फिजिक्स वेयर इट इज यूज्ड। मतलब कि अभी हमें इमीडिएटली क्यों जरूरत पड़ रही थी ये पढ़ने की, मैं वो बता दूंगा आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज रेट ऑफ चेंज, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखो, सपोज मैंने कहा कि y जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो इसको देख के आप ये बात से तो अग्री करेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, विच बेसिकली मीन्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब मैं फंक्शंस पढ़ा रहा था, कि अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। ठीक है, अब सवाल मैं अपने आप से ही पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं x को एक फिक्स्ड अमाउंट से चेंज करता रहूं, लेट्स से मैं x को बार बार +1 +1 +1 +1 करता जा रहा हूँ, तो y कितना चेंज हो रहा है, मतलब y में जो चेंज है वो कितना फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम x और y के बीच में एक टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने x को 0 रखा तो y 0 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने x को 1 से चेंज कर दिया, यानी कि मैंने 1 से बढ़ा दिया उसको, तो y भी 1 से बढ़ गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैंने x को और 1 से बढ़ा दिया, तो नोटिस करो y जो है वो अब 1 से नहीं बढ़ा, वो तो 3 से बढ़ गया। ठीक है, अब अगर मैंने x को और 1 से बढ़ा दिया, तो नोटिस करो कि y जो है अब उसमें जो चेंज आया है वो 5 का आया है। ठीक है, और नोटिस करो कि अगर मैं x को अगर एक और 1 से बढ़ा रहा हूं, मतलब वापस 1 से बढ़ा दें हम, तो अब देखो जो नोटिस करो जो y में चेंज आया है वो 7 का आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्हेन आई एम चेंजिंग x बाय द सेम अमाउंट एवरी टाइम, ठीक है, y इज नॉट चेंजिंग बाय द सेम अमाउंट, रादर y का चेंज बढ़ता जा रहा है। y, ठीक है, y तेजी से बढ़ रहा है, जितना हम x को बढ़ाते जा रहे हैं y उतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज का जो मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब जो होता है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है चेंज इन y। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब होता है चेंज इन y, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ना दो तरीके से डिफाइन होती है। एक होती है एवरेज रेट, ठीक है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट क्या होती है, एवरेज रेट हमेशा एक इंटरवल के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, इट इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। ठीक है, इस बात को मैं अभी इलेबोरेट करूंगा, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, वेयर एज इंस्टेंटेनियस रेट इज डिफाइंड फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू, इट इज डिफाइंड फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, जिसको कि हम एक इंस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब है मैं बताता हूँ। जैसे इस टेबल को ध्यान में रखना, ये टेबल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करने वाले हैं रादर, क्योंकि हम इस टेबल को यूज करने वाले हैं। बच्चों, आई होप यू आर मेकिंग द नोट्स, तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ बिकॉज आई विल नीड सम स्पेस हेयर अलोंग साइड दिस टेबल ओनली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं एंड लेट्स सी। ओके, तो एवरेज रेट, जैसे मैंने कहा कि एवरेज रेट निकालो, तो मुझे बताना पड़ेगा एवरेज रेट फॉर x इक्वल्स टू लेट से 1 to 4। मतलब x जब 1 से 4 तक चेंज हुआ तब y के चेंज होने की रेट क्या थी। ठीक है, तो ये मान लो मैंने पूछ ली है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, इसका जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा कि इस एवरेज रेट को मैं एवरेज रेट ही लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख देते हैं, सिंबल्स ज्यादा यूज नहीं करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो इसका ये मतलब है कि y की वैल्यू जब x 4 के इक्वल था, माइनस y की वैल्यू जब x 1 के इक्वल था, डिवाइडेड बाय 4 - 1। तो y की वैल्यू जब x 4 था यानी कि 16, माइनस y की वैल्यू जब x 1 था यानी कि 1, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15/3, यानी कि ये हो गया 5। सो 5 वॉज द एवरेज रेट। तो समझ में आ रहा है कि एवरेज रेट कैसे निकालते हैं। तो मैंने जो एक स्टेटमेंट लिखा था कि इट इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल, तो इंटरवल का क्या मतलब हुआ, मतलब कि हमको एक x की एक स्टार्टिंग वैल्यू दी जाएगी, एक एंड वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरवल। 1 से लेके 4 तक के इंटरवल की बात हो रही है। तो हमको x की एक स्टार्टिंग वैल्यू दी जाएगी, एक एंड वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज पर y कितना था वो निकालो, उसका डिफरेंस लो और उस डिफरेंस को
एक्स से डिवाइड कर दो। यानी कि इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं एवरेज रेट को, तो एवरेज रेट का मतलब होता है डेल्टा वाई। डेल्टा इज दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड डेल्टा एंड इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन वाई। सो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, दिस इज चेंज इन वाई, ठीक है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ठीक है, आ रहा है तक समझ में? तो ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, मैं एक और थोड़ा सा आगे बढ़ के और चीजें बताता हूँ। इस ग्राफ को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करें, प्लॉट तुम अपने आप भी कर सकते हो। अपने आप कैसे करोगे? ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए हैं इनको मार्क करना स्टार्ट कर दो और फिर इनको पेन से ज्वाइन कर देना। ठीक है, तो इससे भी तुम्हें लगभग लगभग आइडिया लग जाएगा शेप का। या फिर तुम चाहो तो जो डेस्मॉस एक एप्लीकेशन है उसको यूज कर लो। ठीक है, तो जब तुम इसको यूज प्लॉट करोगे तो यू विल डिस्कवर कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा। इस शेप को पैराबोलिक कहेंगे अभी, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ कि इसका नाम क्या होता है। ठीक है, एंड यू विल फाइंड कि x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू जो थी वो भी 1 थी, और x जब 4 के इक्वल हुआ तो y काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। मतलब x जब 4 तक पहुंचा था तो y पहुंच गया था 16 तक। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है देखो, ये जो डिस्टेंस है ये देखा जाए तो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये डेल्टा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो देखो ये ट्राइंगल बन गया है। ये ट्राइंगल बन गया है जिसमें बेस जो है वो डेल्टा एक्स है और जो हाइट है वो डेल्टा वाई है। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स देखा जाए तो इसका टैन हो गया, यानी कि जो टैन थीटा हो गया, ठीक है, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो गया। तो ये जो लाइन होती है जो एक ग्राफ पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, एक ही ग्राफ पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ कॉर्ड, आपको याद है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, तो ये है स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो बच्चों अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा हो गया है तो तुम यहाँ पे मतलब कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये अगर तुम बहुत ज्यादा लग रहा है मतलब सीख लो तो बहुत अच्छी बात है, तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है या ज्यादा हो गया है तो फिर बार बार इसको रिवाइज करना, तो कुछ दिन बाद दोबारा देखना तब शायद समझ में आएगा। ठीक है, मतलब तुम्हारी एज के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा भारी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर भारी नहीं होते तो तुम्हारे स्कूल करिकुलम का हिस्सा होते। ठीक है, सो दिस इज योर कॉर्ड। ठीक है, आई कंटिन्यू नाउ। दिस इज योर कॉर्ड, दिस इज डेल्टा वाई, दिस इज डेल्टा एक्स। ठीक है, तो एवरेज रेट निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि तुम ग्राफ को उन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दो और जो स्ट्रेट लाइन बन रही है उसकी स्लोप निकाल दो, सो दैट विल गिव यू द एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये मैंने बात करी एवरेज। सर यहाँ पे डेरिवेटिव तो कब में आया ही नहीं, मतलब आप तो डेरिवेटिव सिखा रहे थे, ये बीच में ये सब कहाँ से आ गया? कौन सा डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं यहाँ पर। तो भाई एवरेज रेट की बात में डेरिवेटिव काम में नहीं आते हैं। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट में डेरिवेटिव्स रोल प्ले करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस का मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने पूछा था कि सपोज मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से 4। तो इसका मतलब है कि इस समय जो रेट ऑफ चेंज है वो कितनी है, मतलब इस पर्टी मतलब अगर मैं 4 के आसपास के दो एक्स ले लूं, सपोज मैंने कहा कि एक्स को मैं 3.9999 लेना चाहता हूं। ठीक है, एक एक एक्स में ये लेना चाहता हूं और दूसरा एक्स में लेना चाहता हूं लेट्स से 4.00001, इस तरह से। तो दीज आर वेरी क्लोज टू 4। ठीक है, मैंने 4 के एकदम बहुत आसपास के दो एक्स ले लिए हैं और अब मैं कह रहा हूं कि इसमें एवरेज निकाल दो। इसमें तो इस तरह की जो रेट ऑफ चेंज होती है इसको इंस्टेंटेनियस रेट की तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है। दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट एट 4, मतलब कि दिस इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, पर अभी तुम जिस लेवल पे चीजें पढ़ रहे हो उसके लिए आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि जब हम एवरेज रेट की बात करते हैं तो हम अच्छा खासा इंटरवल देते हैं, मतलब कि तुम्हें आराम से तुम कॉर्ड ड्रॉ कर पाओगे। लेकिन जब मैं तुम्हें दो पॉइंट्स इतने क्लोज दे दूं या एक्स इतने क्लोज दे दूं, तुम ड्रॉ कर सकते हो उस कॉर्ड को, यहाँ पे तुम कर सकते हो उस कॉर्ड को ड्रॉ। करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे। लाइक ये इस तरह का कर्व है, मैं एक पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ, एक यहाँ दे रहा हूँ, तुम कॉर्ड तुम्हारी ड्रॉ ही नहीं होगी। और रादर तुम ये कर सकते हो कि तुम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो ग्राफ को जस्ट टच करके निकलती है। तो नोटिस करो कि तुम इन दो पॉइंट्स को पकड़ के जो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं एक्चुअली उस कॉर्ड की स्लोप से अच्छा है कि तुम ये टेंजेंट की स्लोप कैलकुलेट कर लो, एंड दिस इज व्हाट इट इज। तो अगर इंस्टेंटेनियस रेट पूछा जाता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू दे दी जाती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट एट एक्स, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जो होगा ये होता है dy बाई डी एक्स। मतलब कि तुम अगर
x को इतना डाल के y निकालो। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करता हूं कि तुम कैलकुलेटर यूज करके ये काम कर लो। ठीक है, तुम क्या करो, तुम ये करके देखो, x y की वैल्यू निकालो, पुटिंग x एज 3.99। ठीक है, 3.999, 4 बार नाम लिखो। ठीक है, तुम y की वैल्यू निकालो, पुटिंग x एज 4.000, ये यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। ठीक है, या चलो ले ही लेते हैं। ठीक है, तुम ये दोनों निकालो। ठीक है, ये दोनों निकालो और फिर इन दोनों का डिफरेंस लो। ठीक है, सपोज यहां से जो भी आया मैं उसको ए कह देता हूँ, यहाँ से जो भी आया उसको बी कह देता हूँ। तो तुम ए माइनस बी लेकर इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि 4.0001 माइनस 3.9999, ये करके एक बार देखो जरा कि तुम्हारा कैलकुलेटर तुम्हें क्या जवाब देता है। और वही जवाब मैं तुम्हें, या नियर अबाउट वही जवाब मैं तुम्हें डायरेक्टली देके बताऊँ। डायरेक्टली कैसे? जैसे डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2x। तो 2x आ गया। हमसे पूछा है कि डी वाई बाई इंस्टेंटेनियस रेट निकालो x इक्वल्स टू 4 पे, तो तुम 2 की जगह पे 4 डाल दो, आंसर आएगा 8। यानी कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि अगर तुम ये कैलकुलेशन पूरी कर देते हो, ये वाली कैलकुलेशन, तो तुम्हें 8 के आसपास का नंबर मिलेगा, बहुत क्लोज मिलेगा 8 के। और बच्चों मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम प्लीज इसको ना करके देखो, कैलकुलेटर यूज करके करके देखो। ठीक है, यानी कि हमारे जो गणितज्ञ दोस्त थे, हमारे जो मैथमेटिशियंस दोस्त थे, उन्होंने हमको ये जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले दिए हैं, देखा जाए तो ये फॉर्मूले गंदी कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के रामबाण इलाज है, एकदम डायरेक्ट मेथड से। मतलब तुम समझ लो, तुम इस नंबर का स्क्वायर करोगे, तुम इस नंबर का स्क्वायर करोगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस लोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इससे तुम समझ रहे हो कि कॉपी में अगर तुम ये करने जाओगे तो तुम्हें कितना कितना आलस आएगा, तुम्हें कितना इनर्शिया आएगा, कितना रोना आएगा ये करने में। लेकिन मुझे तो रोना नहीं आया आंसर निकालने में, मैंने तो डेरिवेटिव यूज करके निकाल दिए। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होती है वो एक पॉइंट पे डिफाइन होती है। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेरिवेटिव निकालकर और उसमें एक्स की वैल्यू डाल दो। ठीक है, और ये नोटिस करो कि अगर मैं इस तरीके से निकालने पर जो जो कॉर्ड बनाता, एक्चुअली उसी कॉर्ड को अब मैं एक टेंजेंट के रूप में बना सकता हूं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस रेट होती है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरा पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये होती है डी वाई बाई डी एक्स से कैलकुलेट, और ये रिप्रेजेंट करती है स्लोप ऑफ टेंजेंट को। ठीक है, जिस पॉइंट पे तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट निकालने को बोला गया है, तुम उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द ग्राफ, कट नहीं करके जाता, जस्ट टच करके जाता है ग्राफ को। ठीक है, तो टेंजेंट की स्लोप निकाल दो। ठीक है, या टेंजेंट की स्लोप रिप्रेजेंट करता है। आ रहा है समझे? सो दैट्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों ये चीजें आपको याद रखनी है। एवरेज रेट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये एक मतलब कि थ्योरी सेशन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स कवर नहीं करूंगा, बट आप इस चीज को अच्छे से देखना, अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन करना और ग्रास्प करना इस आइडिया को। ठीक है, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि अभी जो हम जो फर्स्ट मीनिंग समझ रहे थे स्लोप ऑफ या इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज का, उसका क्या मतलब होता है। तो रेट जो होती है या जो रेट ऑफ चेंज जो होती है, ये दो तरीके से डिफाइन होती है। ठीक है, एक होती है एवरेज रेट, ठीक है, और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, तो एवरेज रेट जो होती है ये डिफाइन होती है इंटरवल के लिए। ठीक है, और ये डिफाइन होती है एक इंस्टेंट के लिए, मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, उसके बाद ये आती है स्लोप ऑफ कॉर्ड से। नोटिस करो कि कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए तुम्हें दो पॉइंट चाहिए होते हैं, जबकि ये आती है स्लोप ऑफ टेंजेंट से। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए तुम्हें एक ही पॉइंट चाहिए, बस एक पॉइंट पता लग जाए तो टेंजेंट उस पर ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, और ये होती है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, और ये होता है डी वाई बाय डी एक्स। नोटिस करो, सिमिलैरिटी देखो। इनफैक्ट मैं अब ये भी बताता हूँ कि जो डी वाई होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। डी वाई मैथमेटिशियंस की लैंग्वेज में बहुत ही स्मॉल चेंज इन वाई को रिप्रेजेंट करता है, और dx भी बहुत ही स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डी लगाने का मतलब होता है कि हम चेंज जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल है। डेल्टा लगाने का मतलब होता है कि जो चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो फाइनाइट है, मतलब वो ठीक है, अप्रिशिएबल है। लेकिन डी लगाने का मतलब होता है कि जो चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बहुत ही मिनिस्क्यूल सा है। ठीक है, तो बच्चों ये टेबल आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर। सेकंड एप्लीकेशन था मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो पहले इसको समझते हैं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का। सपोज y जो है वो x का फंक्शन है, ठीक है, और लेट्स से ये फंक्शन मैं चूज कर देता हूं, मतलब कि
y जो है x का फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं बना देता हूँ। सपोज ये फंक्शन था, थोड़ा सोच के बनाऊंगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, तो मुझे बस 2 मिनट दे दो सोचने के लिए। तो ये था x³ by 3, ठीक है, x³ by 3 -7x² by 2 +10x। सपोज ये हमको तो ये फंक्शन है, दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा होगा कि पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखा है सर ने, लेकिन कुछ सोच के लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि तुम सबसे पहले इस ग्राफ को ना डेस्मॉस पे अ, बना लो इसको। ठीक है, डेस्मॉस एक वेबसाइट है जिसपे कि तुम अगर इक्वेशन टाइप कर देते हो, ठीक है, तो वो ग्राफ बना के दे देता है तुम्हें। बहुत इजी टू यूज है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो कर लोगे। हो सकता है तुम में से कहीं को आता भी हो। तो वहां पे तुम इस ग्राफ को बना लो पहले। ठीक है, तुम जब इस ग्राफ को बनाओगे तो तुम ये नोटिस करोगे कि ये ग्राफ की शेप कुछ ऐसी है। मतलब कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। एक बात तो ये है कि ये ओरिजिन से पास करेगा। और एक चीज मैं और इसमें बताता हूँ, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, और इसकी शेप कुछ ऐसी तुम्हें देखने को मिल सकती है। ठीक है, शेप कुछ ऐसी होगी इसकी। ठीक है, देखो ये हो सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है एक्स एक्सिस के नीचे हो। नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, या थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूं मैं कि होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा ऊपर ही होगा ये। ठीक है, मतलब कि जो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रहा हूँ उसमें मैं तो यही कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि ऊपर ही होगा। बाकी तो तुम एग्जैक्ट बना के बच्चों थोड़ा सा खुद भी डिस्कवर कर लेना। तो ये मान लेते हैं कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये जो ग्राफ है ना, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमा। ठीक है, इस पॉइंट को कहते क्यों कहते हैं मैक्सिमा? क्योंकि ये अपने इलाके में सबसे, अपने इलाके का मतलब हुआ इसको एक्चुअली, जो प्रॉपर टर्म इज लोकल मैक्सिमा। अपने इलाके का मतलब कि इसके दोनों तरफ के नीचे, मतलब ये पहाड़ की चोटी है, अपने इलाके में ये राजा है ये। ठीक है, और इसको कहते हैं जो बॉटम मोस्ट, इसको कहते हैं मिनिमा, इसको कहते हैं लोकल मिनिमा। अब ये लोकल वर्ड क्यों लगा रहे हैं हम? लोकल वर्ड इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबल मिनिमा नहीं है। ग्लोबल का मतलब पूरे ग्राफ पे। तो पूरे ग्राफ पे ये लोएस्ट पॉइंट नहीं है, और भी पॉइंट है जो इससे नीचे की तरफ लाई करते हैं। इसी तरह से ये पूरे ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट और भी है जो इससे ऊपर लाई करते हैं। लेकिन ये लोकल मैक्सिमा है, अपने इलाके में ही सबसे ऊपर है। और ये लोकल मिनिमा है, ये अपने इलाके में सबसे नीचे है। ठीक है, सपोज मेरा इरादा ये, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स की किस वैल्यू पे लाई करता है। मतलब यहाँ पे एक्स कितना है और यहाँ पे एक्स कितना है, ये मैं ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या हम ये बात पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। नोटिस करो कि मैक्सिमा और मिनिमा की कुछ पहचान है। कुछ ऐसी चीज है जो दूसरे पॉइंट के लिए ट्रू नहीं है। वो चीज क्या है मैं बताता हूं। वो चीज ये है कि अगर मैं मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, अगर मैं मैक्सिमा या मिनिमा पर ओ, ये तो गड़बड़ हो गई। इसको हम अंडू कैसे करें? नो। तो बच्चों वो तो मैं रिकवर नहीं कर पाया, मैंने दोबारा फिगर बना दिया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये है मैक्सिमा, ठीक है, और ये है मिनिमा। और हम बात कर रहे थे कि इनकी आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इनकी आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो ये है। नोटिस करो कि इन पर टेंजेंट्स हॉरिजॉन्टल है। किसी भी और पॉइंट पर देखो टेंजेंट्स हॉरिजॉन्टल नहीं है। तुम किसी भी और पॉइंट पे टेंजेंट्स को ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल नहीं है। और हॉरिजॉन्टल होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे स्लोप जीरो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है। ठीक है, तो इनकी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ये वर्ड मैंने अभी तक यूज नहीं किया था। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं? कलेक्शन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इनके कॉम्बिनेशन को। तो आइडेंटिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इज दैट एट क्रिटिकल पॉइंट्स dy by dx इज जीरो। ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया मैं बता दूं, मत सुनो। तो क्रिटिकल पॉइंट पे टेंजेंट्स हॉरिजॉन्टल होंगी, यानी कि टेंजेंट की स्लोप जीरो होगी, और टेंजेंट की स्लोप होने का जीरो होने का मतलब dy by dx जीरो है। मतलब जो x1 और x2 है उनको मैं कैसे डिस्कवर कर सकता हूँ? मैं डिस्कवर कर सकता हूँ dy by dx को इवेल्युएट करके। तो नोटिस करो जब तुम इवेल्युएट करोगे, ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा क्या?
ठीक है, और फिर मैं इसको जीरो से इक्वेट कर दूंगा, मतलब dy बाय डी एक्स को मैं जीरो से इक्वेट करके डिस्कवर करूंगा कि x कितना आ रहा है। तो नोटिस करो कि x-5 और x-2 में फैक्टराइज हो जाएगा, विच मीन्स कि x की वैल्यू आ रही है 2 और 5। ठीक है, तो इन दोनों में से एक 2 है एक 5 है, तो ऑफ कोर्स ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। और ये चीज तुमने डिस्कवर कर ली होगी अगर तुमने इस इक्वेशन को डेस्मॉस पे प्लॉट किया होगा, तो वहां से भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा को निकालने में, ठीक ठीक है, में डेरिवेटिव रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सब सपोज हमको एक फंक्शन दिया गया और ये ग्राफ हमको नहीं पता ना ग्राफ कैसा बनेगा, ये तो मैंने बता दिया था कि ऐसा बनेगा। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम ये कैसे फिगर आउट करेंगे कि इनमें से मिनिमा कौन सा है और मैक्सिमा कौन सा है, मतलब हम कैसे फिगर आउट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक रूल्स बता रहा हूँ, याद रखना कि सेकेंड डेरिवेटिव इफ सेकेंड डेरिवेटिव ठीक है एट अ क्रिटिकल पॉइंट, जैसे बता दो मैं क्या मतलब है इसका। इफ इट इज पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका मतलब हम मिनिमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब मिनिमा की बात कर रहे हैं। और अगर सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे यहाँ पे ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव अगर मैंने निकाला तो ये बन जाएगा 2x-7। नोटिस करो, 2x-7, 2x-7। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे वो 2 और 5 आए थे। तो मैंने क्या किया, सपोज सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू किसी एक क्रिटिकल पॉइंट पे निकाली, सपोज 2 पे निकाली। तो नोटिस करो ये बन जाएगा 2 × 2 - 7 यानी कि -3, यानी कि नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा। नोटिस करो x = 2 पे मैक्सिमा था। आ रहा है बच्चों समझ में? ठीक है, इसी तरीके से हम कंफर्म करते हैं। सपोज अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू दूसरे क्रिटिकल पॉइंट जो कि 5 आया था, अगर मैं उस पे निकालता हूं तो ये 2 × 5 - 3 यानी कि ये +3 आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी कि ये मिनिमा था। ये नोटिस कर लो, ये रहा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज याद रखो। ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि जो सेकंड डेरिवेटिव होता है उससे हम मैक्सिमा या मिनिमा को फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, मैं आपको एक बार समराइज करता हूँ। ये जो मैक्सिमम मिनिमा वाला पॉइंट था उसको मैं समराइज कर देता हूँ। तो समरी ये है कि मैक्सिमम मिनिमा वाली बता रहा हूं मैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा वाली कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स की पहचान होती है, ठीक है, वो होती है कि dy/dx इज जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, और मान लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स इज कलेक्शन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, इसको हम एक्सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, एट क्रिटिकल पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वी आर लुकिंग एट अ मिनिमा। ठीक है, वी आर लुकिंग एट अ मिनिमा। ठीक है, और सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है देन इट मीन्स वी आर लुकिंग एट अ मैक्सिमा। ठीक है सर, अगर जीरो आ गया तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब कि ये देख रहे हो, मतलब कि आधी शेप मैक्सिमा की है और आधी मिनिमा की है। ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे ग्राफ की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगेन ये सब चीजें ना हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, मतलब अगेन रीआइटरेटिंग कि मैं तुम्हें ना कंप्लीट स्टोरीज नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी उतना बता रहा हूँ जितने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो मतलब ना केसेस मत निकाल देना कि सर अगर ऐसा हो गया तो, सर अगर वैसा हो गया तो। भाई वो सब चीजें पढ़ने के लिए तो पूरी चीज पढ़नी पड़ेगी ना, तो अभी हम थोड़ा सा लिमिटेड ही पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ चेंज दो तरह की होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट जो होती है वो स्लोप ऑफ कॉर्ड से आती है, और इंस्टेंटेनियस रेट जो होती है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट से आती है। ठीक है, तो हमने ये बात करी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, वो dy/dx होता है। और इसी बात को यूज करके कि स्लोप जो होता है वो dy/dx होता है, हमने मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में भी कुछ पॉइंट्स अपने बना लिए हैं। ठीक है, अब बात आते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे, जो कि मैंने बताया था कि एप्लीकेशन इन फिजिक्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन इन फिजिक्स को समझते हैं। देखो, वेलोसिटी जो होती है ये हम ज्यादा कब कहते हैं, जब पोजीशन बहुत तेजी से बदल रही हो। अगर किसी कार की पोजीशन बहुत तेजी से बदल रही है तो हम कहेंगे वो बहुत तेज चल रही है। तो वेलोसिटी जो होती है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे 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 टाइम बढ़ता जाए वैसे वैसे पोजीशन भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी दो तरीके से डिफाइन हो जाएगी, एक होगी एवरेज वेलोसिटी
और एक होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जैसे मान लो एक्स जो है वो अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, एक्स यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी होगी चेंज इन एक्स अपॉन टाइम। चेंज इन एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी ये होगी डी एक्स बाई डी टी। आ रहा है समझे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस बात का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज एक्स हमको दे रखा है 2t² प्लस टी। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे एक्स बदलता जा रहा है। ठीक है, अब हमसे कहा कि भाई तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, मतलब कि 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी थी बताओ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एक्स इक्वल्स टू 3 ये कितनी थी ये बताओ। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा कि डी एक्स बाई डी टी ये है 4t+1। तो हमें चाहिए डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 3 पर, सॉरी टी इक्वल टू 3 नॉट एक्स। ठीक है, टी इक्वल टू 3 पर, तो टी इक्वल टू 3 पर तो ये हो जाएगा 13। सो 13 मीटर पर सेकेंड, अगर एक्स मीटर में था और टी सेकेंड्स में था तो 13 मीटर पर सेकेंड जो है ये बन जाएगा वेलोसिटी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन जो डिफाइंड होता है, एक्सेलरेशन डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या होता है, लाइक एक्सेलरेशन को हम dv बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को dv बाई डी टी लिख देंगे, और v को हम dx बाई डी टी भी लिख सकते हैं। यानी कि ये v का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है एंड देयरफॉर ये x का पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव होता है। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 3 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन बताओ, तो v हमारे पास है। ठीक है, तो प्रीवियस एग्जांपल में एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई डी टी। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ वी कितना है 4t+1। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर होगा 4 यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आ रहा समझे? तो बच्चों ये ही चीज थी आज के लिए, मैं इतना ही कवर करना चाहता था। ऑफकोर्स आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो आप इसको पार्ट्स में देखिए। ठीक है, आई होप आपने अगर पूरा देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आई होप आपने इसको पार्ट्स में कवर किया हो। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने असाइनमेंट दे रखे हैं दो इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में, आप उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करिए एंड यू विल बी बेनिफिटेड। नेक्स्ट सेशन में हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट सेशन में फिनिश कर दूं। ठीक है, सो दैट चीजें बिखरे ना। अब जैसे इस सेशन में हमने डिफरेंशिएशन को पूरा कंप्लीट करा है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा इंटीग्रेशन को पूरा कंप्लीट करूं, चाहे वो थोड़ा सा लंबा ही क्यों ना हो जाए। ऑलराइट बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज गाइस। और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो अपने बैचमेट्स को भी बताइए, अपने क्लासमेट्स को लेकर आइए इस सीरीज को देखने के लिए, उनके साथ ये शेयर करिए ताकि वो भी इस सीरीज का फायदा उठा सके। ओके, बाय बच्चों।